नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप भी मास्क पहनिए और इसे ठीक से पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बात खबरों की करें तो वाराणसी में आज सुबह हुए धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ब्लास्ट में 2 बच्चे बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस को बैटरी काट फटने की बात कही है। धमाका चौक थाना इलाके के रेशम कटरा में हुआ। ये देखिए, और यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। आज लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जीत का मंत्र दिया। बैठक के बाद बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। पार्टी सरकार की योजनाओं को लेकर गांव-गांव तक जाएगी। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रदेश कार्य समिति बैठक पहली बार वर्चुअल बैठक में देश के ओजस्वी तेजस्वी ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सबको उद्बोधन किया है, हम सबका मार्गदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार की तारीफ उन्होंने किया, उनके कामों की तारीफ किया, संगठन की तारीफ किया और उनसे उनके दिल से निकला हुआ गरीबों के लिए जो मार्गदर्शन था 2022 के लिए केंद्र और राज्य के योगी सरकार की योजनाओं का गांव-गांव तक लेकर जाना है, जो उन्होंने मार्गदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता उन योजनाओं को लेकर हम गांव-गांव तक जाएंगे। और बैठक के दौरान संबोधन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम योगी के कामकाज की जमकर तारीफ की। साथ ही पहले की सरकारों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। लखनऊ में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। नड्डा ने सीएम योगी के काम को सराहा। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी अब इस महामारी से निकलकर देश का नेतृत्व करने वाला प्रदेश बन चुका है। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रह गया और यह निवेश के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन चुका है। नड्डा ने इस दौरान पीएम मोदी की भी तारीफ की। उत्तर प्रदेश, बदलता उत्तर प्रदेश किस तरीके से खड़ा हुआ है, उस बात को हमको समझना चाहिए। आज एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, गंगा एक्सप्रेस हाईवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हाईवे, बलिया लिंक एक्सप्रेस हाईवे, सब पर काम चल रहा है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को बधाई भी देता हूं और उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदली है उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। फिल्म सिटी का काम नोएडा में अच्छी तरीके से चल रहा है। उसी तरीके से आपदा को अवसर में बदलने में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बखूबी एक प्रमुख भूमिका निभाई है। बता दें कि नड्डा से पहले पीएम मोदी ने भी वाराणसी दौरे के दौरान सीएम योगी की तारीफ की थी। बहरहाल लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक का जेपी नड्डा ने वर्चुअली उद्घाटन किया। आने वाले 2022 चुनाव के मद्देनजर हुई कार्य समिति की इस बैठक में सीएम योगी खुद भी मौजूद रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को काशी में सौगातों की बौछार की तो आज अपनी कर्मभूमि गुजरात को विकास की भेंट दी। पीएम ने कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आज 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें एक ट्रेन उनके पैतृक गांव वडनगर के लिए रवाना हुई और दूसरी उनके राजनीतिक घर वाराणसी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें एक्वाटिक्स, रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क भी शामिल रहे। बात सबसे पहले गांधीनगर स्टेशन की। स्टेशन के ऊपर 5 सितारा होटल बनाया गया है। स्टेशन में शॉपिंग मॉल, इंटरनेट सुविधा, फूड कोर्ट, रिटेल आउटलेट, चिकित्सा सुविधा, निजी ऑफिस स्पेस और यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं बनाई गई हैं। स्टेशन की तस्वीरें देखकर लगता है जैसे किसी एयरपोर्ट में दाखिल हो गए हैं। गांधीनगर स्टेशन के लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे में सुधारों के असर दिखने लगे हैं। रेलवे में नए सिरे से रिफॉर्म की जरूरत थी। हमने रेलवे को सिर्फ एक सर्विस के तौर पर नहीं, बल्कि एक एसेट के तौर पर विकसित करने के लिए काम शुरू किया। आज इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज भारतीय रेलवे की पहचान उसकी साख
बदलने लगी है। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर स्टेशन के साथ साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मोदी ने अहमदाबाद साइंस सिटी में रोबोटिक्स गैलरी का उद्घाटन किया। इस गैलरी में अलग अलग तरह के रोबोट हैं। इसके जरिए रोबोटिक्स क्षेत्र के लोगों को बड़ा मंच मिलेगा। साइंस सिटी में ही बनी एक्वेटिक्स गैलरी का भी उद्घाटन किया गया। ये एशिया के सबसे बड़े एक्वेरियम में से एक है। साथ ही अहमदाबाद के साइंस सिटी के नेचर पार्क का भी लोकार्पण किया। इसमें बच्चों के खेलने का खास प्रबंध है। बच्चों के खेलने के लिए पार्क में भूल भुलैया बनाई गई है। जो ये नया नेचर पार्क बना है, ये विशेष रूप से मेरे नन्हे साथियों को बहुत पसंद आने वाला है। इतना ही नहीं, साइंस सिटी में बनी एक्वेटिक्स गैलरी वो तो और भी आनंदित करने वाली है। ये देश के ही नहीं बल्कि एशिया के टॉप एक्वेरियम में से एक है। गांधीनगर और अहमदाबाद के विकास कार्यों के साथ साथ प्रधानमंत्री ने अपने गांव वडनगर के रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। इस स्टेशन को ब्रॉड गेज रेलवे लाइन से जोड़ा गया है। और देहरादून में देवस्थानम बोर्ड की मीटिंग हुई। इसमें सीएम धामी ने तीर्थ पुरोहितों को आश्वस्त किया कि जिनकी जो भी शंकाएं हैं उन्हें दूर किया जाएगा। बोर्ड ने गर्भगृह से लाइव स्ट्रीमिंग के प्रस्ताव को रद्द किया है। साथ ही मंदिर के बाहर से लाइव स्ट्रीमिंग पर सहमति बनी है। बजट पर फाइनल मोहर के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड पर पहले ही कई मत आ चुके हैं, मेरा मत जल्द ही आ जाएगा। चलिए, अभी उस पर जो है पहले ही बहुत सारे मत आ चुके हैं, उस पर हमारा मत जो है जल्दी ही आपको दिखाई देगा। चलिए, अभी उस पर जो है पहले ही बहुत सारे मत आ चुके हैं, उस पर हमारा मत जो है जल्दी ही आपको दिखाई देगा। और यूपी के आगरा में एसपी के प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का आरोप लगा तो इस पर सियासत तेज हो गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते सुनाई पड़े। हालांकि इस वीडियो के सही होने की जांच अभी चल रही है, लेकिन यूपी चुनावों से पहले इस मामले ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान मुर्दाबाद की जवाबी नारेबाजी गोली मारने वाली नारेबाजी में बदल गई और इस विरोध का अंत अखिलेश मुर्दाबाद के नारे के साथ हुआ। विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी करने वाले राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए गए। बाद में प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। तुरंत से तुरंत बाजी निसार की गिरफ्तारी की जाए और पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं जो 5 लोगों के ऊपर मुकदमा किया। मैं कहता हूं जल्द से जल्द बाजी निसार पर मुकदमा करे और उसे जेल भेजे। किसी भी प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगने के आरोप पर ही हंगामा मचता रहा है। इस मामले में भी यही हुआ। आगरा में समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन का यही वो वीडियो है जिस पर विवाद हुआ है। इसमें कई तरह के नारे लगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं के जयकारे भी लगे। लेकिन इसमें एक आवाज पाकिस्तान के समर्थन में भी सुनाई पड़ी, जिसकी सच्चाई के दावे जांच नतीजे आने से पहले कोई नहीं कर सकता। अगर वहां पर यदि ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा होगा, इसकी इंक्वायरी कर ली जाए, 100% मैं कहूंगा कि इस वीडियो को बनाया गया होगा या इनका कोई कार्यकर्ता बीच में घुस करके जिंदाबाद बोल के भाग गया होगा। ये तो करते हैं लोग, अपनी बातें अपनी जबान दूसरे के मुंह में डाल करके ये चीज कराते हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ये कहेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, आगरा पुलिस हरकत में आ गई और मामला दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। 5 लोग पुलिस ने गिरफ्तारी किया है। उसमें एक हारिम खान और उनका साथी पंकज सिंह और उनके साथ और 2-3 लोग हैं। उनका सबको पुलिस ने गिरफ्तारी किया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजा है। चूंकि आरोप समाजवादी पार्टी पर लगे हैं, इसलिए इस मामले में सियासत शुरू होते देर नहीं लगी। बीजेपी ने इसे राष्ट्रद्रोह का मामला बताकर अखिलेश यादव से पूरे मामले में माफी की मांग कर डाली। यह राष्ट्रद्रोह है और समाजवादी पार्टी ऐसे ताकतों को, तत्वों को, प्रवृत्तियों को उत्साहित करता है जो भारत की संप्रभुता पर हमला करने की धारा को आगे बढ़ाएं। यदि अखिलेश यादव वास्तव में देशभक्त हैं, उनके पिताजी इस देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें देश को जवाब देना पड़ेगा कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने का तात्पर्य क्या है। अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं
तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। यह इस चीज को बताता है कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते। और सीएम की ओर से लगाए गए आरोपों को समाजवादी पार्टी ने खारिज किया है, झूठ बोलने का आरोप भी लगा दिया है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हुई है। अपराधियों के ऊपर में पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हुआ है। यहाँ कभी भी किसी को भी कोई गोली मार सकता है, कभी भी यहाँ पे किसी महिला का चीरहरण हो सकता है, कभी भी पुलिस वालों को भी कोई थप्पड़ मार सकता है और पुलिस वालों का एनकाउंटर भी कर सकता है। और सबसे बड़ा आतंकवाद जो हमारे उत्तर प्रदेश देश में फैला हुआ है आजकल, वो झूठ और जुमले का आतंकवाद है जो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ। आईएएस सुहास एलवाई अगले महीने टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे। सुहास एलवाई मेंस सिंगल्स बैडमिंटन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने सुहास एलवाई को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। सुहास एलवाई पैरा बैडमिंटन में इस वक्त दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। पैरा बैडमिंटन में सुहास एलवाई अब तक कई इंटरनेशनल मेडल्स भी जीत चुके हैं। 2007 बैच के आईएएस सुहास एलवाई मौजूदा वक्त में गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में भी जीत हासिल की थी। बीडब्ल्यूएफ टर्किश ओपन चैंपियनशिप में भी जीत मिली थी। तो लगातार कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं और बैडमिंटन के जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं। आईएएस ऑफिसर हैं, डीएम हैं इस वक्त नोएडा के, और अब टोक्यो ओलंपिक्स भेजा जा रहा है भारत का प्रतिनिधित्व करने। दिन की इन बड़ी खबरों के बाद कुछ ही पलों में और भी खबरें, बने रहिए हमारे साथ।